जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस के बारे में। आप सभी को पता है जब से आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जब से चर्चा चल रही है, तो हम लोग लगातार प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते थे। हमने आरपीएफ एसआई के प्रीवियस सॉल्व किए हैं और जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसके भी प्रीवियस सॉल्व किए हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारे प्रीवियस देख सकते हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों अब हमने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल सकता है कि नए क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे और कैसे क्वेश्चन और भी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इसमें पूरे हम लोग देखेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप गिन लेते हैं अपने प्रश्नों की तो और बढ़िया बात है, अगर नहीं गिन पाते तो लगभग आइडिया आपको रखना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। बहुत बेहतरीन सेट लेकर आया हूँ, और क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से देखे तो उन्हीं के आधार पर ये सेट है। ना ही बहुत हार्ड है और ना ही इतना सरल है। कई क्वेश्चन इसमें मॉडरेट लेवल के हैं, कोई क्वेश्चन आपके बिल्कुल सटीक एग्जाम के लेवल के हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया। अब स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत दोनों में अंतर है। तो अगर स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पूछा जाता है तो वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया। किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया था, याद रखेंगे। और इन्होंने बजट जो पेश किया था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात आपके पूछ लिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि जो भाग 8 है, कौन सा भाग 8? तो भाग 8 में हमें अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद अगर पूछे जाते हैं तो अनुच्छेद 200, हालांकि अनुच्छेद आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको याद रखना अनुच्छेद 239 से 242 तक जो हम देखते हैं वो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखते हैं। ऐसे भाग जैसे ये 4 की बात करता है तो भाग 4 में क्या है? तो आपको पता होगा डीपीएसपी क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भाग 9 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 9 आपको पता होगा। भाग 9 में पंचायतों की बात करता है, अनुच्छेद 243 से शुरू होती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखने जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया। आप सभी को पता होगा हमारे संविधान में बजट नाम की कहीं भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन बजट को हम लोग क्या कहते हैं? उसे केंद्रीय जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो कहा जाता है। और इसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 112 में देखने को मिलती है। किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? अनुच्छेद 112 में देखने को मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, वाक्य अनुच्छेद की बात करते हैं तो अगर अनुच्छेद 102 पूछा है तो संसद सदस्यों के बारे में, अहर्ताओं के बारे में पूछा क्वेश्चन। इसमें जो संसद सदस्य हैं उनकी अहर्ताओं के बारे में हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 102 में। और 102 में इसमें जैसे संसद स्थानों का रिक्त होना, ठीक है, जो संसद जैसे कोरम का होता है, कोरम बोल सकते हैं, कोरम जो होता है वहाँ पर आपको हमें देखने को मिलता है। कोरम कितना है? 1/10 होता है। जो कोरम है वो हमें कहाँ पर? अनुच्छेद 101 में देखने को मिलता है। अच्छा, अनुच्छेद 113 ये भी संसद की प्रक्रिया से संबंधित क्या है? इस संसद की जो संसद में अनुमोदनों के संदर्भ में जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? जो भारत का राष्ट्रपति है उसके द्वारा नियुक्त नहीं किया है। राज्यों के मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश को भी और राज्यपाल को। लेकिन भारत के जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं नियुक्त करता है। बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति के रूप में राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल इनको शपथ वगैरह दिलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर इनकी बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में तो अनुच्छेद 164 अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, अनुच्छेद 164 में इनकी बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखें। क्लियर है? चलिए अगले पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन आपने अगर मेरे साथ आपने पॉलिटी वाला सेशन देखा होगा, आपको मिल जाएगा वीडियो, आप देखिए जाकर, जहाँ पर मैंने पॉलिटी के, क्योंकि मैं हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पर बहुत फोकस करता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं आरपीएफ के लिए करवा रहा हूँ उसमें एनटीपीसी ग्रुप डी भी शामिल करता हूँ। मैंने क्वेश्चन जो प्रीवियस करवाया उसमें शायद एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मतलब थोड़ा डाटा चेंज किया था, क्वेश्चन सेम था। तो आपको हमेशा रखना अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, और अगर प्रधानमंत्री उसमें मतदान भाग नहीं लेगा, कब नहीं लेगा? जब प्रधानमंत्री क्या होगा? राज्यसभा का सदस्य होगा। क्या भैया प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मुख्यमंत्री के मनमोहन सिंह ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, न्यूनतम आयु के रूप में इसमें कई पॉइंट होते हैं। वैसे अगर न्यूनतम आयु आपसे पूछी जाती है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 25 वर्ष क्या है? लोकसभा की उम्र है। कितनी? 25 वर्ष क्या है? लोकसभा की उम्र है, याद रखेंगे। ठीक है, और राज्यसभा की
25 वर्ष यदि लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य तो 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर राज्यसभा का सदस्य है यदि 30 वर्ष, यदि राज्यसभा का सदस्य, हाँ राज्यसभा का सदस्य तो भैया 30 वर्ष। ये भी क्वेश्चन सही हो सकता है। लेकिन आप इसको, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो 25 वर्ष की उम्र के लिए बनते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पार्टी किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? क्या बोलते हैं? किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? तो याद रखेंगे निर्वाचन आयोग के अनुसार 48 घंटे की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। याद रखें कितना? 48 घंटे, इससे पहले यहाँ पर आपको जारी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर हम निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं, ऐसे मैंने कई बार आपको पता है, अगर भाग इनका बहुत फेमस है तो भाग याद रखें, भाग 15 में निर्वाचन आयोग, और अनुच्छेद भी बहुत पूछा था क्योंकि अनुच्छेद 324 से 329 तक इनकी चर्चा की गई है। ये भी बात आपको रटी होगी। नेक्स्ट करते हैं। देखिए मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो ये तो मान कर चलिए जब तक आपका पेपर होगा या उससे पहले भी मैं आपको जीएस तो कंप्लीट करवा दूंगा, साथ ही में मैथ रीजनिंग भी। बस आपको क्या है, जुड़ना है। एक बार देखिए पढ़कर, आपको ज़्यादा नहीं 5-6 दिन देकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। भारतीय संविधान में समाजवादी, अर्थतंत्र और तांत्रिक जो शब्द हैं वो कब जोड़ेगी? आपने पता होगा जो प्रस्तावना हमारे संविधान में लाई गई, प्रस्तावना में संशोधन को लेकर बहुत से मतलब क्या बोलेंगे केस आए। जैसे आप केशवानंद भारती मामला देखते हैं, मिनर्वा मेंस देखते हैं, तो केशवानंद भारती मामला जब 1973 में आया तो इसमें एक बात हमें साबित 1973 में आया तो क्या है, प्रस्तावना को मूल ढांचा बना देगी। इसमें मूल ढांचा था, मूल ढांचा का मतलब ये था कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन इसमें जो मूल ढांचा है वो इसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन हम लाते हैं 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया, और उसके द्वारा हमने 3 शब्द जोड़े। वो शब्द कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये 3 शब्द कब जोड़े? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लिखिए। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार और जो आर्थिक समिति होती है इसका प्रमुख कौन होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस धूल और अरबों सितारों एक विशाल संग्रह कहलाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। गैस धूल और अरबों सितारों का जो एक कहलाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। याद रखें। और आकाशगंगा का आकार कैसा? ये पिछले सत्र में मैंने आपको करवाया था, सर्पिलाकार आकार होता है। पिछले सत्र में ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? अब धरती के अगर आप प्राकृतिक उपग्रह पूछेंगे तो आपको पता है एक है, और वो कौन सा? चंद्रमा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कर्क रेखा कौन सी? देखिए कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं, आप सभी को पता होगा। ये आप अगर पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में आपको कर्क रेखा देखने को मिलती है जो कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना? 23.5 डिग्री कितना? उत्तरी अक्षांश। याद रखें। ये क्या होती है? ये आपकी कर्क रेखा होती है। याद रखेंगे। अच्छा 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी अक्षांश मुझे, ये मकर रेखा होती है। ये क्या होती है? मकर रेखा। ये आपकी आर्कटिक रेखा, ये आपकी कितनी? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा 66.5 दक्षिण, और उत्तर में आर्कटिक रेखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, जो भारत से भी गुजरती है कर्क रेखा। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी? जो पृथ्वी की सबसे निकट वायुमंडल की सतह है यानी कि परत है वो कौन सी? तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। राइट आंसर सी होगा। सी नहीं होगा, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो क्षोभ मंडल सबसे पहले कौन सा पड़ता है? क्षोभ मंडल ही पड़ता है। याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पटाखा किस देश की मुद्रा है? बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में सीधा टपका है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिए मकाऊ एक देश होता है। इसकी क्या मुद्रा हो जाएगी? इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? पटाखा। ठीक है, बाकी अगर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे पनामा की डॉलर है क्या है? यूएस डॉलर है। याद रखें, डॉलर। ठीक है, और इसको बालबाओ भी बोलते हैं। बालबाओ, ये अपने लोकल भाषा में बालबोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालबोआ, लेकिन डॉलर पूछी जाएगी। ठीक है, मेक्सिको की पीसो, ये बहुत फेमस है। मेक्सिको की क्या है? पीसो, ये बहुत फेमस है। याद रखें, पीसो। ठीक है, लाओस की है, लाओस की भी फेमस है। लेकिन मेक्सिको की आप इन सब में अगर मैं पूछूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पटाखा है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मेक्सिको की पीसो भी है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे। कुछ मुद्राएं जैसे जापान की तो आपको रटी होगी, जापान, चीन वगैरह, इनको सबको याद होती है। लेकिन जैसे आपकी ये मेक्सिको वगैरह होगी, इनकी आपसे पूछी जाती है क्योंकि ये अलग है ना। डॉलर वगैरह आपसे नहीं पूछे क्योंकि कई देशों की हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा, पूर्व का स्कॉटलैंड पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्व का जो स्कॉटलैंड को शिलोंग को कहते हैं। इसको कहते हैं शिलोंग को कहते हैं। किस शहर को? शिलोंग को। ठीक है, नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? आप सभी को पता होगा अगर भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? अरावली। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। ये बहुत पुरानी श्रृंखला है, आपको याद रखने हैं। कहाँ पर? राजस्थान में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तो दिल्ली रिज के नाम से आप जानते हैं, तो वो दिल्ली में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। अच्छा, अरावली से एक नदी निकलती है, हालांकि बहुत सी नदियाँ निकलती है, इंपॉर्टेंट नदी एक लूनी नदी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने पिछले सेट में आपको बताया था शायद, क्योंकि लूनी नदी क्या है? ये जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल में जाकर क्या होती है? विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अरावली से निकलती है लूनी नदी, पिछले सेट में करवाया था। ये देखिए, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में? पगलाडिया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा, पगलाडिया बांध बता दें। पगलाडिया बांध शायद आपने ना पढ़ा हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जब पढ़ा नहीं हो तो वही क्वेश्चन आपको ज़्यादा आता है, ठीक है। पगलाडिया बांध याद रखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर याद रखेंगे, कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जानता है? गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर आपको रटा होगा, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट है वो कहाँ पर बनता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की फैक्ट्री भी है, और जूट कहाँ पर होता है? याद रखेंगे। और भारत का पहला जो जूट कारखाना अगर पूछा जाए कब लगा था, तो 1855 में सबसे पहला जूट का कारखाना लगा था, याद रखेंगे। पहला कारखाना जूट का 1855 में लगा था, याद रखेंगे, ठीक है। ये कोलकाता में लगा था, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित? भारतमाला परियोजना है, याद रखेंगे, बंदरगाहों से, सॉरी राजमार्गों से संबंधित है। किससे? भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है, याद रखें, किससे? राजमार्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। कब? 1921 में। और 1921 में इसका सबसे पहले जो शहर खोजा गया, हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और 1921 में इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी, याद रखें, दयाराम साहनी ने। 1922 में इसका और स्थल खोजा गया था, जिसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो था, ठीक है, मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखलदास बनर्जी ने की थी, याद रखेंगे, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने। और जो मृतकों का टीला जो है वो इसी का अर्थ है, किसका? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो याद रखेंगे, सिंधु नदी के तट पर, नाहकर वर्ग की सिंधु नदी की सहायक नदी रावी के तट पर है। किस नदी के? रावी के तट पर है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी की सभ्यता का, और दोनों के दोनों पाकिस्तान में है, ये भी याद रखेंगे। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया, बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, ये सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे, नेपाल में स्थित है। कनिष्क किस वंश के संबंधित है? कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे? द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म को संरक्षण बहुत दिया था, याद रखेंगे। और वैसे कुषाण वंश से संबंधित है, याद रखेंगे, किस वंश से संबंधित है? कुषाण। अच्छा, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये वंश है किससे? कुषाण वंश से संबंधित है। और लेकिन इन्होंने एक, इससे पहले आपने शकवंश पढ़ा होगा, शकवंश पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा होगा। और इन्होंने क्या चलाया था? शकसंवत चलाया था। कनिष्क ने क्या चलाया था? शकसंवत चलाया था। अब चलाया शकसंवत था, और वंश इनका कौन है? कुषाण है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिलहाल आपको याद रखना है, कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क द्वितीय अशोक कहा जाता है, और इनके समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ पर? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में इनके समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े? ऐहोल शिलालेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐहोल शिलालेख, ऐहोल प्रशस्ति के नाम से जाना था। पुलकेशर द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशर द्वितीय थे, याद रखेंगे, पुलकेशर द्वितीय से संबंधित है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐहोल अभिलेख की रचना जो मतलब लिखा था वो किसने की थी? तो याद रखेंगे, जैन कवि थे रवि कीर्ति, बहुत फेमस क्वेश्चन है। किसने? रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी। जैन कवि थे रवि कीर्ति, बहुत फेमस है, याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, रवि कीर्ति ने की थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। ऐहोल अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अभिलेख से हमें एक जानकारी मिलती है कि युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पुलकेशर द्वितीय विजय हुआ था, और किसको? हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन और पुलकेशर द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन भी कहाँ पर मिलता है? वो ऐहोल अभिलेख में ही मिलता है, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, याद रखेंगे, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की संस्थागत रूप से लागू किया गया? अब क्वेश्चन ये पूछा था संस्थागत रूप से, हालांकि अगर देखा जाए तो एकता व्यवस्था मोहम्मद गोरी लाया था,
लेकिन वही बात गौरी क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया था, तो उसने पूछा संस्थागत रूप से किसने लागू किया। ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो इल्तुतमिश का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? इल्तुतमिश का नाम लेते हैं। और 1926 में इसकी शुरुआत की थी। एकता व्यवस्था कुछ नहीं थी, जो सैनिक थे उनको ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था बस। तो मतलब एक भूखंड होता था जिसे नियंत्रण करता मुक्ति वली कहा जाता, ठीक है। ये कानूनी भू राजस्व की वसूली करता था, उसमें जो वसूली वगैरह होती थी, याद रखेंगे। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश से संबंधित था? हरिहर और बुक्का आपने नाम पढ़े होंगे, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ये बहुत फेमस दो शासक रहे, याद रखेंगे दोस्तों। हरिहर बुक्का, अगर आपने एमबीटी का शासनकाल सुना होगा, एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में जब शासक कर रहा था, तो दक्षिण में 2 राज्य उदय हुए। एक राज्य का नाम आप लेते हैं, क्या नाम था? एक राज्य था बहमनी साम्राज्य और एक था क्या बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। एक था बहमनी साम्राज्य, एक क्या था बहमनी साम्राज्य, और एक था आपका विजयनगर साम्राज्य। एक क्या था? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय देखने को मिलते हैं, विजयनगर साम्राज्य में आपको हरिहर देखने को मिलता है, विजयनगर साम्राज्य में आपको बुक्का देखने को मिलता है। और हरिहर और बुक्का जो थे, हरिहर और बुक्का ने इन्होंने 1336 में, कब दोस्तों? 1336 में अपने साम्राज्य विजयनगर की नींव रखी थी। किसने? विजयनगर की नींव रखी। और विजयनगर में 4 साम्राज्य देखने को, मतलब 4 वंश देखने को मिलते हैं। कौन कौन? सुलभ वंश, तुलुक वंश, अराविडु वंश और संगम वंश, 4 राजवंश देखने को मिलते हैं। और जो आपका ये बुक्का प्रथम था वो संगम वंश से संबंधित था। किससे? संगम वंश से संबंधित था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला बताइए। क्या अहमदनगर की रानी जो बादशाह अकबर का विरोध किया था, उनका नाम क्या था? जो अहमदनगर की रानी थी, इन्होंने बादशाह का विरोध किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। अहमदनगर की रानी थी फिलहाल ये, इन्होंने विरोध किया था अकबर का। नाम हो जाएगा चांद बीबी। क्या नाम था दोस्तों? चांद बीबी नाम था, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी? अच्छा, एक क्वेश्चन, ये मुझे एक बात याद आ गई चांद बीबी के देखकर। एक सरकारी जो अपने स्कूल है यूपी में, मतलब अपने में कह रहा हूँ यूपी के एक सरकारी, जो लोग यूपी से होंगे उन्हें पता होगा, सरकारी बुक में एक अकबर से संबंधित जब लेसन आता था, उसमें चांद बीबी इशारा करती थी अपने जो सैनिक थे उनकी तरफ, तो उसमें उसका सचित्र वर्णन किया गया। आप अगर आपको याद होगा, मुझे क्लास नहीं याद है, शायद ये 5 या 6 या 7 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये चित्र दिखाया गया था। वो चांद बीबी को देखकर मुझे वो याद आ गया, ठीक है। आप लोग अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या ये चित्र आपने देखा है? जरूर देखा होगा। चांद बीबी इशारा करती हैं कि अकबर की सेना को कैसे क्या विरोध करना है, और अकबर को युद्ध लड़ रहा है, शायद वो महाराणा सांगा वाला युद्ध लड़ रहा है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई थी? यह 16वीं शताब्दी में विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अशोक के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन की व्यवस्था में विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो क्या बोलेंगे? अबुल फजल। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, आईने अकबरी कितने भाग में है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आईने अकबरी, एक मिनट, आईने अकबरी, हाँ, आईने अकबरी क्या है? ये 3 भागों में देखने को मिलती है, 3 भागों में, ठीक है। और तीसरा भाग जो नहीं, माफ़ी चाहेंगे मैं गलत कर रहा हूँ, अकबरनामा, जो अकबरनामा लिखा गया, अकबरनामा क्या लिखा गया? अकबरनामा जो लिखा गया, अकबरनामा के कितने 3 भाग हैं? अकबरनामा के कितने भाग हैं? 3। और जो इसका तीसरा भाग है उसे हम लोग आईने अकबरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आईने अकबरी, ठीक है, याद रखें। उसे क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, उसे क्या बोलते हैं? आईने अकबरी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अकबरनामा के कितने भाग? तो क्या बोलेंगे? 3 भाग। और तीसरे भाग को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोला जाता है। रचना किसने की? अब्दुल फजल ने की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते 1498 में कौन था? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। ये आपको उत्तर मसा अंतरिक्ष में देखने को मिलता है। देश का नाम आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला में मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला एक जनजाति, मतलब एक किसान विद्रोह के रूप में जानते हैं। किसान थे मोपला, क्या थे? ये मुस्लिम किसान हो जाएंगे मोपला, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा। और एक केरल में, ये जो केरल थे उसके, आपने केरल में एक तट मालावा तट पढ़ा ही होगा, तो मालावा तट में ये कब हुआ था? 1921 में होता। कब दोस्तों? 1921 में देखने को मिलता है। 1921 में, कब दोस्तों? 1921 में, याद रखेंगे। 1921 में ये आपको विद्रोह देखने को मिलता है, केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, बताइए। क्या किंग जॉर्ज प्रथम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था, आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया? पूना समझौता कब
हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, तो पूना समझौता की बात करते हैं। तो पूना समझौता अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूना समझौता किसके, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, और ये हुआ था 1932 में। ठीक है, 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1981 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने पुलिस कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की थी। तो आपको पता होगा ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1981 में। किसके द्वारा, गवर्नर वारन हेस्टिंग के द्वारा। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो पीसी महालनोबिस इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। पीसी महालनोबिस को क्या कहा जाता है, जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उनका वास्तुकार कहा जाता है, याद रखेंगे। और इन्हीं के जन्मदिन पर क्या होता है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन पर। भारत के बचत बैंक पर दी जाने वाली ब्याज दर के निर्धारित की जाती है। तो भारत के बचत बैंक पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित करता है। तो आपको पता आरबीआई, जो संबंधित बैंक होते हैं वो निर्धारित करते हैं। आरबीआई को निर्धारित नहीं करती है, कौन, संबंधित बैंक निर्धारित करते हैं। किसको देखकर, अपनी एसएलआर को देखकर, सीआरआर को देखकर, इनको देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम बार सेवा कर भारत के किस वर्ष लागू किया गया। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया। प्रथम बार सेवा कर अगर पूछा जाता तो याद रखेंगे पहली बार 1994 में एक्ट बना था, और 1994 में ही सेवा कर लागू किया गया, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा पूंजी व्यक्ति की पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं। तो पूंजी प्राप्ति का अगर हिस्सा पूछा जाता है तो याद रखेंगे जो कर है, कर ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पूंजी प्राप्ति का उसने हिस्सा पूछा, जो कर इसमें शामिल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ किया गया। इसे आप लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मनरेगा के नाम से जानते हैं, जिसमें 100 दिन के रोजगार की बात की गई थी। 100 दिन के रोजगार की बात की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखने 2 फरवरी 2006 को किया गया था, 2 फरवरी 2006 को। और इसका पुनः एक बार मतलब क्या हुआ, 100 दिन के रोजगार की बात करते हैं। और इसका पुनः नामांकन जो हुआ, पहले इसका नाम दूसरा था। ठीक है, इसका नाम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। क्या था, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, तो इसका थोड़ा नाम मतलब फिर पहले इसका नाम बदलकर फिर बाद में 2009 में ये नाम बदला गया। ठीक है, 2009 में इसका पुनर्गठन किया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने देश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की। तो किसके अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की, ये 2018 की बात है जब ये योजना शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसका अगर मुख्यालय क्या बोला जाता है, इसका मुख्यालय पूछा गया तो राइट आंसर क्या होगा, बेसल में है। ये स्विट्जरलैंड का शहर है बेसल। ठीक है, बेसल मानक आपने पर्यावरण में जरूर पढ़ा होगा। बेसल मानक स्विट्जरलैंड का शहर है, जो वो भी बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित बेसल कन्वेंशन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में अनाज काटने के मतलब फसल कटाई के समय इनमें से क्या होता है। तो पंजाब का एक ही नृत्य है वो है भांगड़ा, बाकी गरबा गुजरात का, उड़ीसी उड़ीका, कथक यूपी का। ठीक है, नेक्स्ट पर। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। अरुण शौरी पूछा गया है, किस पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुण शौरी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनीता गिट्सबेल। अनीता गिट्सबेल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। 14 सितंबर को मनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो आपको पता होगा ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डिप्थीरिया के टीका की खोज की थी जर्मनी के ये वैज्ञानिक थे, नाम था एमिल वॉन वेहरिंग। एमिल वॉन वेहरिंग इनका नाम था। 1901 में पहला इनको पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। देश में भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। तो इनमें से कौन सा एक बायो इस पर रिजर्व है जो यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। तो याद रखें सुंदरवन बायो रिजर्व आपको रटा होगा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1987 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। कब दोस्तों, 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया। GEO का पूर्ण रूप क्या है। GEO का पूर्ण रूप याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट इसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अग्नि सेकंड क्या है। तो अग्नि सेकंड अगर पूछा जाता है तो एक दोस्तों एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, अग्नि सेकंड आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कंप्यूटर शब्दावली में निवल क्या है। तो निवल अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये आधा बाइट बराबर क्या होता है, निवल होता है। आधा बाइट बराबर निवल होता है। ठीक है, आधा बाइट यानी कि 4 बिट। ठीक है, आधा बाइट या 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, याद रखेंगे निवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कांस्टेबल एसआई के उठाकर देखेंगे आरपीएफ में तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस में देता हूँ क्योंकि जो एनटीपीसी का भी हाल ही में पेपर हुआ है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप इसमें सिलेबस में तो कह नहीं सकते क्योंकि सिलेबस में क्योंकि साइंस का एक ये भी आपका इसमें जीएस में आता है ना, तो आपको हो सकता है पूछ ले। तभी 2 ही 3 क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़े लगाने चाहिए कंप्यूटर के। कह रहा है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से राइट आंसर सी होगा, वर्ड प्रोफेसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की है जो प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंट्रोल F2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है? तो गॉस नामक इकाई जो होती है वो याद रखेंगे सीजीएस इकाई होती है। कैसी सीजीएस इकाई होती है? कैसी इकाई होती है? सीजीएस इकाई। और जो चुंबकीय प्रेरण होता है उसे नापते हैं। राइट आंसर सी होगा। तो 50 में से आपका फिर से बताएंगे स्कोर कितना हुआ, और स्कोर बेहतरीन हुआ तो वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और आगे ले जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।